हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ ऋषिकेश कुमार सिंह और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का पराशर ट्यूटोरियल के यूट्यूब साइट पे। और मैं आज फिर से प्रेजेंट हूं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, मतलब एनिमल्स न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका प्लांट और दूसरा है आपका एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में हम जूलॉजी में पढ़ते हैं और प्लांट के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें हम बात करेंगे एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में। तो एनिमल्स का जो फूड हैबिट है उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को तीन भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम निचले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी, 7 में भी, 6 में भी ये पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला जो एनिमल्स का कैटेगरी है फूड हैबिट्स के आधार पे, उसको कहते हैं हार्बीवोरस। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, जो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हार्बीवोरस। जैसे काऊ हो गया, जैसे गोट हो गया। दूसरा एनिमल है कैटेगरी कार्निवोरस, मतलब ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है, मतलब एनिमल ईटिंग एनिमल, जो दूसरे एनिमल को खा करके उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओके, फिर हमारा तीसरा है ओमनीवोरस। ये एक ऐसा कैटेगरी है एनिमल्स का जो प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, तो ऐसे कैटेगरी को हम ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे आपका बियर हो गया, जैसे क्रो हो गया। बियर के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो हनी को भी खाता है, शहद को भी खाता है और मछली को भी खाता है। ठीक है, तो ये हमारा फूड हैबिट्स के आधार पर कैटेगरीज था। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं क्या करने के, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के। किन में, एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन प्राप्त करने के विभिन्न स्टेप्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। ये 5 स्टेप्स हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, ये किन में होते हैं, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो तब या यूनिसेलुलर एनिमल्स हो तब, सभी में होते हैं। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई खास ऑर्गन्स होता है एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स होता है खास वर्क करने के लिए, देखने के लिए अलग ऑर्गन, सुनने के लिए अलग ऑर्गन, सूंघने के लिए अलग ऑर्गन, डाइजेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रोसेस जो है, स्टेप्स जो है, उसमें सबसे पहला जिसका नाम है इंजेशन। वो क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही इंजेशन कहलाती है। भोजन को शरीर में डालने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। जैसे हमने भोजन को उठाया और अपने माउथ में डाल लिया, तो क्या कहलाया, ये इंजेशन कहलाया। दूसरा चीज़, इंजेशन के बाद हमारा है अगला डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, मतलब डाइजेशन का मतलब हम सभी जानते हैं पचना। क्या पचना, भोजन पचना। भोजन कैसे पचेगा और भोजन होता कैसा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है, या किस प्रोसेस के थ्रू हम न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। एनिमल्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ठीक है, इसलिए वो हेट्रोट्रॉप्स है, और हेट्रोट्रॉप्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, 3, सैप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम लोगों में होता है या दूसरे और एनिमल्स में भी होता है। तो अभी हम जो बात करेंगे उसमें, जिस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें भी मोड ऑफ होलोजोइक ही होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी में सैप्रोट्रोपिक भी हो सकता है, लेकिन हम ये बात करते हैं जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो भोजन होता है वो लार्ज होता है, बड़ा। दूसरा इनसॉल्युबल का मतलब वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। जैसे आम, अमरूद, कटहल, कुछ भी खाते हैं हम, उसको आप पानी में डालो वो नहीं घुलेगा, तो वो इनसॉल्युबल होता है। अब जब वो टूट जाता है किस फॉर्म में, स्मॉल, मतलब छोटा हो जाता है। जैसे प्रोटीन टूट करके क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो छोटा हो जाता है। दूसरा चीज़ कि
वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुलनशील, मतलब जो पानी में अघुलनशील था, इनसोल्यूबल था, वो अब क्या बन जाएगा, सोल्यूबल बन जाएगा। जब ऐसे फॉर्म में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तीसरा चीज़ है हमारा अब्जॉर्प्शन। लिखता है कि द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टिनल वाल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो वाल होता है, उस वाल में क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक पोर्स होता है। ठीक है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें काफ़ी छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको हम कहते हैं विली। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, विली। तो जैसे ही भोजन डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, विली अब्जॉर्ब कर लेता है और किसको भेज देता है, ब्लड को। क्यों भेज देता है ब्लड को, ब्लड को इसलिए भेजता है कि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद जो अगली प्रक्रिया है उसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ब्लड क्या करेगा, सेल तक उस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा सेल तक, बॉडी को तो मिल गया तो सेल तक क्यों पहुंचाएगा। तो हमारा जो बॉडी है वो एक कंपनी की जैसा है। ठीक है, कंपनी में वर्कर काम करते हैं, कंपनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है विदाउट वर्कर। वर्कर अगर नहीं है तो कंपनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी में सेल नहीं होगा तो हमारे बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर। तो वहाँ पे जब भोजन अगर जाएगा कंपनी में तो कौन खाएगा, लेबर खाएगा, जो काम करने वाले मजदूर हैं वो खाएंगे। तो उसी तरह से जब हम एनर्जी ले रहे हैं, हम जो भोजन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए, अपने शरीर के लिए नहीं, शरीर में काम करने वाले वर्कर के लिए, जिसने शरीर को बनाया है, जो शरीर के साथ है, जिसे शरीर कहते हैं, जिसके ग्रुप को शरीर कहते हैं। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वह उसी के ग्रुप को कहते हैं, वो उसी का बॉडी है। बहुत सारे सेल्स के बॉडी को हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो हमारा बॉडी है इसको हम नॉर्मल या हमारा ऑर्गन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं, क्योंकि सेल ही आपस में मिलके क्या बना है, टिश्यू बना है। टिश्यू फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो पूरा ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। तो भोजन किसको चाहिए, सेल को। तो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, इस भोजन को पहुंचाता है, कहाँ तक पहुंचाता है, सेल तक। सेल अब क्या करेगा, जब सेल को भोजन मिलेगा तो भोजन मिलने के बाद वो उसका यूटिलाइज करेगा किस चीज़ में, सेल डेवलप होता है, बड़ा होता है तो ग्रोथ में। फिर दूसरा, सेल टूट जाता है। हम जब भी रब करते हैं अपने हाथ को या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ सेल टूट रहा होता है। तो सेल जब टूटता है तो फिर उतना ही उसको रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है, मतलब उतनी मात्रा में सेल फिर बनता भी है, तो उसको बनाने में, ठीक है, यानी रिपेयर करने में। और उसके बाद जो अगला है हमारा प्रोसेस कि सेल डिवाइड भी होता है, 1 से 2, 2 से 4, यानी सेल में ग्रोथ भी होता है और डिवाइड भी होता है और वो रिपेयर भी करता है। तो इन सभी चीज़ों में यानी हम कह सकते हैं कि अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में क्या करता है, वो इस एनर्जी का यूटिलाइज करता है। अब चूंकि भोजन जो है हम रॉ मटेरियल्स करते हैं, तो रॉ मटेरियल्स में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उसका जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, और जो न्यूट्रिशन के अलावे जो पार्ट होता है जिसको हम अनडाइजेस्टेड पार्ट कहते हैं, जो भोजन पचता नहीं है, उस पार्ट को हमारा बॉडी शरीर से बाहर निकाल देता है। उस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक खास ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं एनस। एनस के माध्यम से वो वेस्ट मटेरियल्स को, अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो एनस से होकर के बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। यही प्रोसेस यूनिसेलुलर में भी होगा और मल्टी सेलुलर में भी होगा। तो अभी हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। शेप कैसा है उसका, तो शेप उसका इक्वल नहीं है, ठीक है। शेप वेरिएबल है, वो बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। रहता कहाँ है, प्लेस कौन सा है, हैबिटेट कैसा है उसका, तो वो पानी में रहता है, ठीक है। अब अमीबा चूँकि एक सेल से बना हुआ है, तो अमीबा में जैसे भोजन अमीबा करता है ठीक वैसे ही सेल करता है। तो सेल के द्वारा भोजन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस,
क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस। इसलिए अमीबा भी एक ही सेल का बना हुआ है, तो उसके द्वारा भी भोजन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम क्या? फैगोसाइटोसिस, यानी सेल फीडिंग। फैगोसाइटोसिस को सेल फीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस यानी सेल फीडिंग। इसी प्रोसेस के द्वारा भोजन क्या करता है? अमीबा लेता है। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। क्लियर? अब ये बाहरी पार्ट जिसका नाम स्यूडोपोडिया, ये क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हमें अपने जो स्वरूप है उसको बदलना पड़ता है। जैसे हमारा हाथ ऐसे है नॉर्मल, तो इस हाथ से हम सीधे इसको नहीं पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक नीचे से या 2 ऊपर से या 3 ऊपर से करके ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा। यानी हमारा आकार कैसा बनेगा हाथ का? ऐसा, पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से ये भी अमीबा भी अपने बॉडी से चीज़ों को पकड़ने के लिए बॉडी के आकार को ऐसा बना लेता है। आप देखिएगा ये ऐसे बना हुआ है, यू शेप या भी शेप। ठीक है, ऐसे बना लेता है। तो ये जो इसका ये चूँकि टेम्पररी होता है, सिर्फ भोजन को लेने के लिए करता है, इसलिए इस टेम्पररी माउथ को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर? टेम्पररी माउथ को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब जैसे सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे इसमें भी है। ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म है और ये वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। यहाँ ये फूड है। जैसे ही इसने फूड को देखा, इसने अपने शरीर का आकार को बदल लिया और इस बदले हुए आकार को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बन जाता है उंगली जैसा, इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये इंजेक्शन का प्रोसेस ऐसे ही होता है। इससे ये भोजन कहाँ चला जाएगा? नीचे। चूँकि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये टूट जाएगा और ऊपर से ये अपने आप को फिर से जोड़ लेगा, तो भोजन इसके शरीर के अंदर चला आया। क्लियर? अब शरीर के अंदर चला आया तो शरीर के अंदर में होता है फूड वैक्यूल्स। जैसे ही शरीर के अंदर में गया, कहाँ चला गया वो? फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स यानी इसके शरीर में ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके इस सब जगह जो है सो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स फूड वैक्यूल्स में जाते हैं और यहाँ फूड वैक्यूल्स में जा करके भोजन को पचा देते हैं। भोजन पच गया यानी डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है? अगला है अब्जॉर्प्शन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इस डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करता है? ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसका बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको साइड कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड को साइड कर देता है और डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ? फूड वैक्यूल्स में। हम सभी को पता है कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है? भोजन को ऑब्जर्व करना। तो भोजन ऑब्जर्व कहाँ रहता है? फूड वैक्यूल्स में। अब फूड वैक्यूल्स से इसके पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? चूँकि हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो नर्व्स होते हैं, जैसे वेन है, आर्टरीज है, इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसी तरह से प्लांट में भी बात करेंगे तो प्लांट में जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब काम करता है। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कैसे जाएगा? तो इस तरह की परिस्थितियों में 2 प्रक्रियाएँ हैं, 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू मूवमेंट होता है। एक है आपका ऑस्मोसिस और दूसरा है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें अमीबा में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होती, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है कि इसमें से भोजन जो है वो क्या हो जाता है? इसके साइटोप्लाज्म में जाता है। डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म से इसके पूरे होल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, होल बॉडी में चला गया। अब ये प्रक्रिया हो गया अब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? इसका पूरा बॉडी जो है वो क्या करेगा? उसका यूटिलाइज करेगा। किसका यूटिलाइज करेगा? उस एनर्जी का, उस न्यूट्रिशन का यूटिलाइज करेगा। किस चीज़ में? वो अपने आप को ग्रोथ करने में, अपने आप को बड़ा बनाने में मदद करेगा। ठीक है, उसका जो एनर्जी है। फिर वो जो बड़ा हो जाएगा तो वो टूटेगा, तो उसको टूटने में मदद करेगा। ठीक, यानी इसकी जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में इसका जो शरीर है वो क्या करेगा? मदद करेगा। अब अगला जो है इजेशन होता है। इसमें फूड मटेरियल्स को बाहर फेंकना होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसा इसके पास कोई खास ऑर्गन्स नहीं होता है जिसके थ्रू क्या कर सके? ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर सके। इसलिए ये क्या हो जाता है? इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहरी पार्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल है इसी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, ये बाहर निकल जाता है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गया इंजेक्शन। अब ये सारी प्रक्रियाएं जो है पैरामीशियम में भी होती है, सिर्फ पहला प्रोसेस का छोड़ के। इंजेक्शन जो है इस प्रोसेस को आप छोड़ दीजिएगा तो इसको छोड़ के सारी प्रक्रियाएं जो है पैरामीशियम में भी होती है।
ये प्रक्रियाएं भी उसमें होती है, लेकिन इसके जैसी नहीं होती है। ठीक है, चूँकि पैरामीशियम में आप देखिएगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर जैसा, बाल जैसा, उसको कहा जाता है सीलिया। उस सीलिया का 2 वर्क होता है। पहला वर्क कि उसको लोकोमोशन में मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है, पैरामीशियम को मूव करने में मदद करता है। दूसरा कि भोजन को पकड़ने में मदद करता है। तो अमीबा में भोजन किसके थ्रू पकड़ा जाता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू, और पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू। ठीक, तो इसलिए इंजेक्शन का प्रोसेस भिन्न है अमीबा से पैरामीशियम का, और बाद बाकी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन, ये सारा प्रोसेस जो है अमीबा में और पैरामीशियम में सेम है। ठीक, अमीबा के बारे में खास चीज़ जानिए कि इसका जो ये माउथ है स्यूडोपोडिया, वो जो टेम्पररी माउथ है वह क्या होता है कि एक ही तरफ नहीं होता, जिधर भोजन देखेगा उधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि इसका जो ये यहाँ पे टूट गया है सेल मेम्ब्रेन, जिससे ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल रहा है, ये भी एक ही साइड नहीं होता। जिस साइड में अनडाइजेस्टेड फूड जमा हो जाएगा उधर से ही सेल मेम्ब्रेन क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। ठीक, और तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या कि ये जो फूड वैक्यूल्स है इसको टेम्पररी स्टमक भी कहा जाता है। अमीबा का टेम्पररी स्टमक कहा जाता है फूड वैक्यूल्स को। ठीक, तो टेम्पररी माउथ स्यूडोपोडिया, टेम्पररी स्टमक फूड वैक्यूल्स, और ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू भोजन जो है वो क्या करता है? लेता है, फैगोसाइटोसिस। और भोजन किस न्यूट्रिशन का मूड कैसा है? तो होलोजोइक। ये चीज़ जानने वाली है अमीबा में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।